अगला जो हमारा टॉपिक है वो आपका है जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने वाले कारक, जो आप छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हो। जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने वाले कारक, जो हमने समय कालों में जनसंख्या वृद्धि पढ़ी थी अभी, तो उन जनसंख्या वृद्धि के जो कारक हैं वो कौन से हैं, वो किस प्रकार से उसको प्रभावित करते हैं, उसकी हम बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने वाले कारक 3 हैं: जन्म दर, प्रवास या स्थानांतरण, और तीसरा जो है आपका है मृत्यु दर। ठीक है, मृत्यु दर, स्थानांतरण या प्रवास, जन्म दर, ये आपके जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक हैं। 3 कारक हैं जो आपकी जनसंख्या को क्या करते हैं कि जो वृद्धि हो रही है उसको नियंत्रित भी करते हैं, तो नियंत्रित करने के साथ साथ में बढ़ाते भी हैं और कम भी करते हैं। तो जन्म दर की हम बात कर लेते हैं। जन्म दर में अनेक कारक ऐसे हैं जो जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करते हैं। अब वो कारक कौन कौन से हैं उनकी बात करते हैं। पहले देखो, जन्म दर में पहला आता है जैविक कारक। ठीक है, जैविक कारक के बाद में आपका जननांकिकीय कारक, सामाजिक कारक और आर्थिक कारक। तो ये 4 महत्वपूर्ण कारक आपके जन्म दर में शामिल किए गए हैं। कौन कौन से? जैविक कारक, सामाजिक कारक, आर्थिक कारक और आपका जननांकिक कारक, और एक और कारक आता है इसमें, वह है राजनीतिक कारक। ठीक है, तो ये 5 जो कारक हैं, मुख्य 5 कारक आपके जन्म दर को प्रभावित करने वाले कारकों में शामिल किए गए हैं जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए। किसकी वृद्धि को? जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए। ठीक है, तो इसमें देखिए आपके जन्म दर में पहला जो है आपका जैविक कारक की हम बात करते हैं। जैविक कारक के अंतर्गत मानव की जो प्रजाति है उसकी बात होती है, मानव स्वास्थ्य की बात होती है, और आनुवांशिक जननता जो होती है, लड़का लड़कियां जो होती है, आपके लड़के या लड़कियां जो है, आनुवांशिक जननता जिसकी बात होती है वो आपके इसमें की जाती है कि किसी प्रदेश विशेष में या किसी में जो आनुवांशिक जो गुण होते हैं उन गुणों के आधार पर जो है वो आपके जन्म दर जो है वो प्रभावित होती है। ठीक है, तो इसमें प्रजाति विशेषता के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में और आनुवांशिक जननता के बारे में बात की जाती है आपके जैविक कारक। और ये जैविक कारक ही आपकी जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित भी करते हैं और उसको प्रभावित भी करते हैं। सर्वाधिक प्रजाति, प्रारूप जो है, स्वास्थ्य सुविधाएं जो है और आनुवांशिक जननता जो है। अब आप देखते हो आज कोरोना फैल रहा है। ठीक है, ये हम अभी स्वास्थ्य की और आनुवांशिकता की बात कर रहे हैं। अभी ध्यान से सुनना, जैविक कारक में जैसे कि अभी वर्तमान में कोरोना फैल रहा है। कोरोना विश्व में कुछ देशों में जो है ज़्यादा फैल रहा है, कुछ देशों में कम फैल रहा है। ठीक है, इसका भी कारण है, जैसे कि कुछ लोगों में जो है जिनको बोलते हैं ना कि रोग प्रतिरोधक क्षमता वो अधिक देखने को मिलती है, कुछ लोगों में रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो कम देखने को मिलती है। तो वो किस पर आधारित होती है? वो आपकी आनुवांशिकता पर आधारित होती है। किस पर आधारित होती है? आनुवांशिकता पर आधारित है। और उसके अलावा जो आपकी जलवायु है वो भी उसको प्रभावित करती है, जो आपकी रोग प्रतिरोधक जो आपकी क्षमता होती है। ठीक है, कई लोग ऐसे होते हैं जिनके बारे में ये कहा जा रहा है अभी कि उनके कोरोना नामक जो बीमारी है वो हो तो रही है, लेकिन उनके जो लक्षण हैं वो डिस्क्राइब नहीं हो रहे हैं या प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं और वो अपने आप ही ठीक हो रहे हैं। जबकि कुछ ऐसे हैं जो गंभीर अवस्था में चले जा रहे हैं, जिनको आईसीयू वगैरह की आवश्यकता पड़ती है, वेंटिलेटर की आवश्यकता पड़ती है, ऑक्सीजन वगैरह की आवश्यकता पड़ती है। तो वो जो सारा प्रारूप है वो आपके जैविक कारक पे ही डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? जैविक कारक पे डिपेंड करता है। ठीक है, उसके बाद में अगला जो हमारा कारक आता है वो आता है जननांकिकीय कारक। अब जनसंख्या की जो विशेषता है वो भी आपके जन्म दर को और जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने में भूमिका निभाती है। देखिए इसमें जो जननांकिक कारकों में होता है वो आयु, यौन संगठन, लड़कियों का, लड़कों का जो है, बालक, पुरुष और बालिका, महिला की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, आवास जो है जननांकिक संरचना में वो किस प्रकार के हैं उसकी बात हो रही है। आर्थिक कार्य जो किए जा रहे हैं उन आर्थिक कार्यों में महिलाओं का कितना प्रतिशत है उसकी बात की जा रही है। उनकी जो भूमिका है, उनकी जो स्थिति है, उनकी स्थिति किस प्रकार की है उसकी बात इसमें होती है और वो प्रभावित करते हैं आपकी जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए। ठीक है, अगर महिलाओं की स्थिति सुदृढ़ है, अच्छी है, तो वो जो है अपने लिए या और अपने परिवार के लिए जो है आवश्यकताएं जो होती है उनमें अपना योगदान दे सकते हैं और उसके अलावा जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने में भी अपनी भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि वो उन चीज़ों के जो दुष्प्रभाव है उनके बारे में वो ध्यान रखते हैं। ठीक है, ऐसे ही सामाजिक कारक की हम बात कर लेते हैं। ठीक है,
दो कारक हमारे हो गए, जैविक कारक और जननांगीय कारक। उसके बाद में आता है सामाजिक कारक। अब सामाजिक कारक में जो विवाह की आयु है, अब जनसंख्या वृद्धि अगर कम उम्र में शादी कर दी जाएगी महिला और पुरुष की, तो सीधी सी बात है कि उनके बच्चे भी जल्दी ही हो जाएंगे और उनके जो उत्पादक जो क्षमता होगी महिला और पुरुष की, वो लंबे समय तक रहेगी, क्योंकि उनकी जो है कम उम्र में शादी की गई है। एक तो 15 से 20 साल की उम्र में शादी हो और एक जो है आपके 35 वर्ष 30 वर्ष की उम्र में शादी हो, तो अपने आप जो उर्वरक क्षमता जो होती है महिलाओं की और पुरुषों की, वो अपने आप आपकी कम उम्र में होने के कारण अधिक दिखाई देती है, जिसके फलस्वरूप जो है जनसंख्या बढ़ने लगती है। और अगर एक उम्र के पश्चात, सरकार ने भी तो फिक्स कर रखा है ना 22 साल, एक उम्र के बाद में या 30 वर्ष के बाद में या 25 वर्ष के बाद में जो है शादी वगैरह होती है, विवाह की जो आयु होती है वो अगर निश्चित कर दी जाए तो जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित किया जाता है। ऐसे ही विवाह की जो अवधि होती है वो भी, अब अवधि का मतलब आप समझ गए होंगे, एक तो कम उम्र में ही शादी कर दी जाए तो वो जो विवाह की अवधि होगी वो लंबी होगी, और जब विवाह की अवधि लंबी हो रही है तो सीधी सी बात है कि संतान उत्पत्ति भी उसमें ज़्यादा देखने को मिलेगी। एक तो जो 30 वर्ष की उम्र में शादी करे और एक जो है 15 वर्ष की उम्र में शादी करे, तो 15 वर्ष से लेकर आगामी वर्षों तक जो है वो उसकी जो विवाह की जो अवधि है वो लंबी दिखाई देती है, जबकि 30 वर्ष से लेकर आगामी वर्षों तक जो विवाह की अवधि है वो कम दिखाई देती है। तो अगर विवाह की अवधि ज़्यादा है तो सीधी सी बात है संतान उत्पत्ति भी या संतान उत्पत्ति की दर भी ज़्यादा होगी, जबकि अगर अवधि कम है तो संतान उत्पत्ति की दर भी कम होगी। ऐसे ही यौन स्वभाव जो होते हैं वो भी डिपेंड करते हैं, आपके महिला पुरुष के जो यौन स्वभाव होते हैं वो भी डिपेंड करते हैं आपकी जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने में। ठीक है। शिक्षा, अगर शिक्षा का प्रचार प्रसार ही नहीं है, शिक्षा ही नहीं है, अब आप देखते हो ज़्यादातर जो लोग हैं जो शिक्षित है तो उनको जनसंख्या नियंत्रण के जो उपाय हैं उनके बारे में पता होता है। जो अनपढ़ लोग होते हैं, जो कि साक्षर नहीं होते हैं, उनको जनसंख्या नियंत्रण के जो उपाय हैं उनके बारे में बिल्कुल पता नहीं होता। आज सरकार गाँव में डॉक्टर्स को क्यों भेजती है, सामाजिक संगठनों को क्यों भेजती है, ताकि वो लोगों को जागरूक कर सके और जनसंख्या वृद्धि के जो दुष्परिणाम हैं उनके बारे में उन लोगों को बता सके। ठीक है। परिवार में प्रतिष्ठा भी मान्य रखती है कि ये नहीं, अब लड़कियां हुई है तो भाई लड़का भी होना चाहिए। तो ये जो प्रतिष्ठा की बातें होती है, जो अंधविश्वास की जो बातें होती है, वो भी जनसंख्या वृद्धि में नियंत्रण करने में जनसंख्या वृद्धि को बढ़ाते हैं और नियंत्रण करने के लिए आपकी शिक्षा है ही। तो ये जो परिवार में प्रतिष्ठा की भूमिका आती है, मान की बात जब आ जाती है कि नहीं एक लड़का तो होना ही चाहिए, ठीक है, लड़कियाँ हो रही है तो नहीं लड़का होना चाहिए, और उसी मनोदशा में जो है लड़का तो होता नहीं है और जनसंख्या वृद्धि होती जाती है। तो ये जो है आपके परिवार में प्रतिष्ठा, ये भी एक फैक्टर आपका कारक है। ठीक है। तो ये आपके 3 हमारे कारक हो गए। उसके बाद में अगला जो हमारा आता है वो आता है आर्थिक कारक। अब आर्थिक कारक जो है जनसंख्या नियंत्रण को प्रभावित करता ही करता है। लोगों में रोजगार नहीं है लेकिन फिर भी वो घर पे बैठे रहते हैं, तो जनसंख्या वृद्धि की जो विशेषता है वो लागू हो जाती है। अभी कुछ विशेष तथ्यों आंकड़ों के आधार पर अभी बात कही गई है, BBC न्यूज़ वगैरह ने भी बताया है कि जब लॉकडाउन लगा था भारत में, तो लॉकडाउन लगने के दौरान भारत में जो है जनसंख्या वृद्धि अधिक देखने को मिली है। 2% जनसंख्या वृद्धि ज़्यादा देखने को हमारे भारत में मिली है, क्योंकि जो है लोगों के पास में रोजगार नहीं था, बाहर लोग जा नहीं रहे थे, घर पे रह रहे थे। तो सीधी सी बात है इम्प्लीमेंट कहाँ पे होगा, तो इम्प्लीमेंट वो जनसंख्या के रूप में देखने को मिला हमको। आर्थिक कारक, लोगों के पास में अगर संसाधन अधिक मात्रा में है तो जनसंख्या बढ़ाएंगे तो उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अगर संसाधन ही नहीं है तो और इम्पैक्ट कर रहे हैं, जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, तो इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा पड़ेगा, उल्टा इम्पैक्ट उस पर पड़ेगा। ठीक है। आपकी आ जाती है अगला कारक जो है राजनीतिक कारक। अब सरकार की नीतियाँ ही अगर ढंग की नहीं है, सुविकसित नीतियाँ नहीं हैं, तो जो जीवन स्तर होता है वो उस पर प्रभाव महत्वपूर्ण रूप से पड़ता ही पड़ता है। ठीक है। क्यों? क्योंकि उनका जो जीवन स्तर होता है लोगों का वो सही नहीं होता है, आहार की जो विशेषता होती है वो सही नहीं होती है। तो सरकारी नीतियाँ भी डिपेंड करती है आपके जनसंख्या नियंत्रणकारी कारकों में। ठीक है। तो ये हो गया आपका जन्म दर वाला इम्पैक्ट, या जन्म दर जो कारक इसमें शामिल किए गए उनकी हमने बात की, जिनमें आपका जैविक कारक, जननांगीय कारक, सामाजिक कारक, आर्थिक कारक और राजनीतिक कारक वो आते हैं। जबकि स्थानांतरण की अगर हम बात करें तो इसमें कोई फैक्टर ज़्यादा आता नहीं है, इसमें केवल फैक्टर आता है प्रवास का। कौन सा फैक्टर काम करता है? प्रवास का। किसी क्षेत्र विशेष से दूसरे क्षेत्र विशेष में जाकर लोग वहाँ की जनसंख्या को बढ़ा देते हैं, या अपने क्षेत्र में जो छोड़ी गई है
छोड़ा गया जो क्षेत्र वहाँ पे जनसंख्या कम कर देते हैं। इसीलिए इसके बारे में जो स्थानांतरण जो है प्रवास है वो उतना ज़्यादा इम्पैक्ट इसमें होता नहीं है जितना कि मृत्यु दर और जन्म दर में होता है। हालांकि स्थानांतरण से प्रभाव पड़ता जरूर है, ये ध्यान रखने की बात है, क्योंकि अगर मान लो जैसे कि उदाहरण के लिए अभी हम इसमें देख लेते हैं, आपके स्थानांतरण में देख लेते हैं कोई प्रदेश ए है और कोई प्रदेश बी है, ठीक है। स्थानांतरण में कई बाधाएं भी आती है, ये ध्यान रखने की बात है, कई बाधाएं भी आती है, लेकिन उन बाधाओं की हम अभी यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं, हम केवल स्थानांतरण की बात कर रहे हैं। ए प्रदेश में जनसंख्या मान लो 5000 है, कितनी है 5000 जनसंख्या निवास करती है, जबकि बी प्रदेश में जनसंख्या है 6000। अब ये 6000 जनसंख्या यहाँ पे जो संसाधन है उनके लिए पर्याप्त है, और ये जो 5000 जनसंख्या है वो यहाँ पे संसाधन है उनके लिए पर्याप्त है। लेकिन इनमें से कुछ लोग जो है वो एक्स्ट्रा तरक्की करना चाहते हैं, एक्स्ट्रा बेनिफिट उठाना चाहते हैं, तो ये क्या करते हैं, यहाँ से मान लो 1000 लोग निकलकर बी प्रदेश में प्रवास कर जाते हैं। कौन से प्रदेश में? बी प्रदेश में। जबकि यहाँ पे जनसंख्या पहले ही 6000 थी प्लस 1000 हो जाएगी, तो जनसंख्या यहाँ पे क्या हो गई, बढ़ जाती है, वृद्धि हो जाती है। और इसके अलावा जनसंख्या खुद भी तो बढ़ते हैं, ये 6000 से ज़्यादा भी तो होगी, तो यहाँ पे 5000 थी तो यहाँ पे 4000 हो गई। तो यहाँ का जो संतुलन है जनसंख्या का वो बिगड़ गया, यहाँ का जो संतुलन है जनसंख्या का वो बिगड़ गया। तो स्थानांतरण भी आपके जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने वाले कारकों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है स्थानांतरण, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं हमारे मृत्यु दर की। मृत्यु दर में कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो जनसंख्या नियंत्रण को नियंत्रण करने वाले कारकों में शामिल होते हैं। देखिए इसमें भी लगभग वही है जो हमारी जन्म दर में देखने को मिलती है। पहला इसमें राजनीतिक कारक, जनांकीय कारक, सामाजिक कारक, आर्थिक कारक, ठीक है, ये इसमें शामिल किए जाते हैं। 4 कारक, 1, 2, 3 और 4, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं राजनीतिक कारक की इसमें। तो राजनीतिक कारक में जो है वो आपकी वही नीतियाँ वगैरह इसमें शामिल की जाती है, आपदाएँ वगैरह जो होती है वो राजनीतिक कारकों में शामिल होती है। कई बार क्या होता है कि आपदाएँ ऐसी जाती है जैसे भूकंप वगैरह है, ज्वालामुखी वगैरह है, आंधी तूफान, चक्रवात वगैरह, जो वर्षा अभी हमारे तटीय प्रदेशों में कई बार आता है, मानसून पूर्व से पहले आ जाती है, कई बार आपने देखा होगा, तो जनसंख्या की उसमें कमी देखने को मिलती है, उस समय नुकसान होता है ना जनसंख्या। अभी उड़ीसा में, आपके पश्चिम बंगाल में, और उससे 2 साल पहले आपके जम्मू कश्मीर में ऐसे ही प्राकृतिक जो आपदाएँ थी वो देखने को मिली थी, जिसके फलस्वरूप जनसंख्या का भारी नुकसान उठाना पड़ा था। तो प्राकृतिक आपदाएँ भी नियंत्रित करती है जनसंख्या वृद्धि को। उसके बाद में आती है जननांकिक विशेषताएं, वही आयु संरचना जो है यौन आधारित, नगरीकरण जो है वो भी इसको प्रभावित करता है। नगरों में आप देखते हो कई प्रकार के जो है वो जनसंख्या वृद्धि देखने को मिलती है, जिसके फलस्वरूप जो जनसंख्या है उनको सुविधाएं नहीं मिल पाती, और जब सुविधाएं नहीं मिल पाती है तो लोग दिनों दिन वहाँ पे जनसंख्या में ह्रास होने लगता है, तो वो भी समस्या हमको देखने को मिलती है। सामाजिक कारक जो है आज हम देख रहे हैं, बाल हत्याएँ हमको देखने को मिलती हैं। लड़के की चाह में जो लड़कियां वगैरह ज़्यादा हो जाती है तो फिर बाद में फिर दोबारा लड़कियां होती है, तो कन्या भ्रूण हत्या वगैरह है, या और दूसरे इम्पैक्ट फैक्टर वगैरह जो होते हैं जिससे कि बाल हत्याएँ करवा दी जाती है। आवास वगैरह की जो सुविधाएं हैं वो उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। पोषण है वो भी अगर ढंग का नहीं मिल पाता है तो मृत्यु दर अपने आप बढ़ने लगती है। आवास, कच्चे आवास, पक्के आवास जो आपके होते हैं वो भी इस पर डिपेंड करते हैं। इसके अलावा निषेधित विधवा विवाह वो भी इसमें आपकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। स्वच्छता अगर सही नहीं है, स्वच्छता की बात करें, स्वच्छता जो हमारा अभी अभियान चल रहा है स्वच्छ भारत का, वो इसीलिए चलाया जा रहा है क्योंकि जो इम्प्लीमेंट है, जनसंख्या के जो इम्प्लीमेंट है वो यहाँ पे इसमें देखने को मिलते हैं आपके, ठीक है। उसके अलावा साक्षरता प्रतिशत है, साक्षरता है, धार्मिक विश्वास है, वो सारे आपके इसी पर आधारित होते हैं मृत्यु दर पे, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर आपने देखा होगा जैसे युद्ध वगैरह होते हैं तो उनमें भी हमारे जो धार्मिक जो विश्वास है वो देखने को मिलते हैं। साक्षरता है उसमें कई जो होते हैं आपके वही पढ़ाई लिखाई की जो बातें आपकी आती है साक्षरता में, कि पढ़ने नहीं देते आजकल, अभी तो पढ़ने दे रहे हैं, अगर हम पहले समय की बात करें तो महिलाओं को या पूरी लड़कियों को जो है ज़्यादा पढ़ने नहीं दिया जाता था। तो वो जो सारे फैक्टर्स हैं वो आपके अपने आप ही जनसंख्या वृद्धि में नियंत्रित कार्य करने वाले कारक हैं। अगर माँ अगर पढ़ी लिखी होती है तो बच्चे अपने आप उसमें पारंगत होते जाते हैं, तो आपने देखा ही होगा। उसके बाद में आर्थिक कारक की अगर हम बात करें तो जीवन स्तर है, प्रति व्यक्ति आय है, वो आपके अपने आप आर्थिक फैक्टर्स जो है वो जनसंख्या को नियंत्रित
करते हैं। तो ये सारे के सारे जो आपके तत्व हैं, ठीक है, ये सारे के सारे आपके जो कारक हैं वो जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने वाले कारकों में शामिल किए जाते हैं। ये सारे के सारे इम्प्लीमेंट होते हैं, और जब इम्प्लीमेंट होते हैं तभी जाके ये हमारे लिए जनसंख्या नियंत्रण को प्रभावी भी करते हैं। यहाँ तक कि जनसंख्या कई बार इनके जो दुष्परिणाम है वो भी हमको देखने को मिलते हैं। तो ये फैक्टर हैं, इनको हमको पढ़ना है। कई बार आपके जो एग्ज़ाम वगैरह हैं उनमें ऐसे प्रश्न आपसे पुटअप किए जाते हैं, जैसे कि जन्म दर, स्थानांतरण, प्रवास या मृत्यु दर किस प्रकार से आपके जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करते हैं। तो उसमें आपको फिर ये इस प्रकार से आप चार्ट बनाकर लिखना चाहो तो चार्ट बनाकर लिखो, इसके अलावा डिस्क्राइब करना चाहते हो तो डिस्क्राइब करके लिखो, ठीक है। बहुत सारे ऐसे आपके इसके अंदर डिस्क्राइब आप आराम से इसको कर सकते हो, सामाजिक कारकों को, इनको जैविक कारकों को, जननांकीय कारकों को, प्रवास को देशों के संदर्भ में दे सकते हो। जैसे कि स्थानांतरण की अगर हम बात करें तो भारत से बहुत सारे लोग जो स्थानांतरण करके वेस्टर्न कंट्रीज़ में जाते हैं, अमेरिका में जा रहे हैं, ब्रिटेन वगैरह में जा रहे हैं, आपके ऑस्ट्रेलिया में चले जाते हैं, वो जाते हैं भौतिक सुख सुविधाओं के लिए, ठीक है, रोजगार के लिए। तो सीधी सी बात है, स्थानांतरण प्रभावित करता है, प्रभाव डालता है। तो ऐसे ही बहुत सारे इम्प्लीमेंट्स हैं वो लागू हो जाते हैं, ठीक है। तो ये तो थी हमारी बात जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने वाले कारकों की, ठीक है। तो ये जो हमारे कारक हैं वो महत्वपूर्ण आपके जनसंख्या नियंत्रण को प्रभावित करने वाले कारकों में शामिल किए जाते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे जनसंख्या में प्रादेशिक विभिन्नता की। किसकी बात करेंगे? जनसंख्या में प्रादेशिक विभिन्नता की हम बात करेंगे कि जनसंख्या में जो प्रादेशिक विभिन्नता है वो किस प्रकार से देखने को मिलती है, कि एशिया में किस प्रकार की जनसंख्या प्रादेशिकता है, अफ्रीका में किस प्रकार की है, यूरोप में किस प्रकार की है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका में किस प्रकार की है, ऑस्ट्रेलिया में किस प्रकार की है। तो ये जो प्रादेशिक विभिन्नता है उनका अध्ययन हम करने का प्रयास करेंगे, जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी। प्रादेशिक विषमता क्या है उसके बाद अभी हम कर लेते हैं कि प्रादेशिक विषमता क्या होती है। जो जनसंख्या की प्रादेशिक विषमता की बात करें, कुछ प्रदेशों में आपने देखा होगा जनसंख्या की सघनता अधिक देखने को मिलती है, कुछ प्रदेशों में जनसंख्या विरलता में देखने को मिलती है या विरल रूप में देखने को मिलती है, किसी प्रदेश विशेष में जनसंख्या मध्यम रूप में देखने को मिलती है, किसी में निम्न रूप में देखने को मिलती है। तो ये जो प्रादेशिक विषमताएं हैं प्रदेश विशेष के संदर्भ में, जैसे कि राजस्थान में कम है जनसंख्या तो उत्तर प्रदेश में ज़्यादा है, मध्य प्रदेश में ज़्यादा है तो अरुणाचल प्रदेश में कम है। ये जो प्रादेशिक विषमताएँ हैं आपकी, उनके बारे में हम विस्तारपूर्वक बात जो है वो हमारी अगली क्लास में करेंगे, ठीक है, करने का प्रयास करेंगे। ओके, तो इसको मिटा देते हैं अब आपकी। और वैसे आप लोग अभी पढ़ाई वगैरह तो कर ही रहे हो, ठीक है, बुक्स वगैरह तो आपने परचेज कर ही ली होगी, अभी संसाधन भूगोल आपने ले ली होगी, संसाधन भूगोल और आपके मानव भूगोल जो है, दोनों किताबों के बारे में थोड़ा सा मैं आपको जानकारी दे देता हूँ एक बार कि आपको कौन कौन से राइटरों की लेके आनी है। वैसे तो ले आए होंगे आप लोग सारे, आप बुद्धिमान हो, आराम से लेके आ सकते हो, कोई इशू नहीं है, मार्केट में अवेलेबल है अभी बुक्स वगैरह। तो देखिए, दो किताबें अभी चल रही है, आपको पता ही है, एक तो संसाधन भूगोल और एक आपकी मानव भूगोल। दोनों के राइटर बहुत अच्छे हैं। मानव भूगोल, संसाधन भूगोल का आप बीसी जाट की जो बुक आती है वो आप ला सकते हो, यूनिवर्सिटी जो आपकी बीसी जाट, ठीक है, बीसी जाट की जो बुक है वो आती है आपकी ये, जिसमें बीसी जाट के साथ में एक राइटर और आता है, उनका नाम रामकुमार गुर्जर और बीसी जाट और रामकुमार गुर्जर, ठीक है। तो ये ये जो राइटर की आप बुक्स आपकी संसाधन भूगोल की ला सकते हो। मानव भूगोल की जो है वो आप माजिद हुसैन की ले आओ, अच्छी बात है, माजिद हुसैन, ठीक है। तो ये जो राइटर्स हैं वो आप अपनी किताब जो है वो ला सकते हो, ठीक है। और वैसे सर वगैरह बता ही रहे होंगे आपको, किताबों के बारे में पूरी जानकारी दे दी होगी, ठीक है। बाकी का जो हमारा चैप्टर है वो हम अगली हमारी क्लास में पूरा करते हैं। वैसे आप लोग पढ़ते ही हो, पढ़ते रहते हो। एक बात और मैं आपको बता दूं, ठीक है, आपकी जो यूनिट वाइज टॉपिक्स वगैरह है मैं आपको एक दिन पूरे लिख दूंगा यहाँ पे बोर्ड पे, ठीक है। लिखने के बाद में आप कर लेना, उतार लेना उनको, जो भी आपके यूनिट वाइज जो है टॉपिक्स वो मैं सारे उतार दूंगा। अभी तो मैं जो है आपके फर्स्ट और सेकेंड यूनिट की बात कर रहा हूँ।
फर्स्ट और सेकेंड यूनिट हमारे जो साथ साथ चल रहे हैं, ठीक है। पहली और दूसरी यूनिट जो हमारी संसाधन भूगोल की हम बात कर रहे हैं, तो संसाधन भूगोल में जो हमारी यूनिट्स जो चल रही है फर्स्ट और सेकेंड, ठीक है, वो हमारे धीरे धीरे लगभग खत्म होने वाले हैं। एक दो टॉपिक और बचे हैं उनमें। मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम हमारे संसाधन भूगोल में जो है जनसंख्या वृद्धि में प्रादेशिक भिन्नता जो है उसका अध्ययन करेंगे। कल हमने हमारी जनसंख्या की जो वृद्धि थी उसका जो समय काल था उसका अध्ययन किया था। समय कालों में जो है हमारा किस प्रकार से जनसंख्या वृद्धि हमको देखने को मिल रही थी उसके बारे में हमने विस्तार पूर्वक कल बात की थी, ठीक है। आज जो है हम बात करेंगे जनसंख्या वृद्धि में प्रादेशिक भिन्नता कि एशिया महाद्वीप में किस प्रकार की जनसंख्या प्रारूप देखने को मिलता है, अफ्रीका में किस प्रकार का, यूरोप में किस प्रकार का, अब के उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका महाद्वीपों में किस प्रकार, ठीक है। तो इनके बारे में हम विस्तार पूर्वक बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं कि ये जो जनसंख्या वृद्धि में प्रादेशिक भिन्नता है वह क्या है। देखिए, विश्व में या हमारी पृथ्वी पर जो है सभी जगह पे जनसंख्या का एक समान प्रतिरूप नहीं पाया जाता है। जनसंख्या का एक समान प्रतिरूप हमको कहीं भी देखने को नहीं मिलता। पृथ्वी पर एक छोटे से स्थान से भी अगर हम गणना करते हैं, देखते हैं, तो जयपुर में आपको जयपुर में ही आपको जनसंख्या के विभिन्न प्रारूप देखने को मिल जाएंगे। जयपुर के किसी कोने में जनसंख्या अधिक देखने को मिलती है, जयपुर में दूसरे कोने में जनसंख्या आपको कम देखने को मिल सकती है। तो ये क्या है? स्थानिक भिन्नता है। क्या है? स्थानिक भिन्नता है, जिसको हम विश्व के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। किसके संदर्भ में अध्ययन करेंगे? विश्व के संदर्भ में हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि विश्व में जो हमारी पृथ्वी है उस पर सभी जगह जनसंख्या की जो वृद्धि है वो स्थानिक रूप में भिन्न रूप में देखने को मिलती है। स्थानिक रूप से भिन्न रूप में देखने को मिलती है। तो सबसे पहले जो है वो आपके यूरोपीय विकसित राष्ट्रों के मध्य, यूरोपीय विकसित राष्ट्रों के मध्य और अन्य दूसरे विकासशील राष्ट्रों के मध्य जनसंख्या की स्थानिक वृद्धि या जनसंख्या वृद्धि में प्रादेशिक भिन्नता देखने को मिलती है। तो देखिए, हमारी पृथ्वी पर सभी जगह समान जनसंख्या वृद्धि, सभी जगह समान जनसंख्या वृद्धि नहीं देखने को मिलती है। नहीं देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये तो प्रमुख बात हो गई कि पृथ्वी पर सभी जगह समान जनसंख्या वृद्धि दर जो है नहीं देखने को मिलती है। इसीलिए जनसंख्या वृद्धि में हमको प्रादेशिक भिन्नता दिखाई देती है। इसीलिए हमें जनसंख्या वृद्धि में जो है प्रादेशिक भिन्नता देखने को मिलती है। यह प्रादेशिक भिन्नता जो है वह सबसे पहले यूरोपीय विकसित राष्ट्रों एवं अन्य विकासशील राष्ट्रों के मध्य देखने को मिलती है। ठीक है, यूरोपीय विकसित राष्ट्रों और अन्य विकासशील राष्ट्रों के मध्य हमें जनसंख्या वृद्धि में प्रादेशिक भिन्नता जो है वो देखने को मिलती है। ठीक है, 1850 में 1850 से पहले की बात कर ले तो 1850 से पहले यूरोपीय
देशों में जनसंख्या वृद्धि अधिक देखने को मिलती थी, अधिक देखने को मिलती थी। ठीक है, पृथ्वी पर सभी जगह समान जनसंख्या वृद्धि दर नहीं देखने को मिलती, यूरोपीय विकसित राष्ट्रों एवं अन्य विकासशील राष्ट्रों के मध्य देखने को मिलती है। क्या? सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि में प्रादेशिक भिन्नता। 1850 से यूरोपीय देशों में जन वृद्धि की जो दर थी वो अधिक देखने को मिलती थी। क्यों? क्योंकि इस समय यूरोप में जो थी मृत्यु दर वो कम देखने को मिलती थी, मृत्यु दर कम देखने को मिलती थी, जबकि जन्म दर अधिक देखने को मिलती थी। इस समय यूरोपीय देशों में यूरोपीय देशों में मृत्यु दर कम थी, जिसके फलस्वरूप यहाँ पे जनसंख्या बढ़ने लगी या जनसंख्या की वृद्धि तीव्र हुई। कहाँ पे? आपके यूरोपियन कंट्रीज में। और यही वह समय था और इसी समय यूरोप में जो है औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात भी हुआ था। औद्योगिक क्रांति भी यही हुई थी, जिसके फलस्वरूप भी जनसंख्या वृद्धि दर जो है यूरोप में इस समय बढ़ रही थी। क्यों? क्योंकि एक तो रोजगार के साधन जो थे वो उपलब्ध हो रहे थे, इसके अलावा जो प्राकृतिक संसाधनों की भी इन देशों ने पर्याप्त मात्रा में खोज कर ली थी, जिससे उनकी जो स्थानीय जनता थी या स्थानीय जो लोग थे उनका जो है उचित प्रकार से जीवन यापन हो रहा था। ठीक है, जिससे अगर हम देखें, इसीलिए यूरोप के विभिन्न देशों से, इसी समय के दौरान यूरोप के विभिन्न देशों से एशिया में, आपके उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में जो है यूरोपीय लोगों ने प्रवास किया। क्या किया? यूरोपीय लोगों ने प्रवास किया और वहाँ की जनसंख्या को भी धीरे धीरे बढ़ा दिया, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण आपके दोनों उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप हैं, जहाँ यूरोपीय लोगों के आगमन से पूर्व जनसंख्या की वृद्धि दर न्यून रूप में या निम्न रूप में देखने को मिलती थी या न के बराबर देखने को मिलती थी। लेकिन जैसे ही वहाँ पर यूरोपीय देशों के जो लोग हैं वो प्रवास करके आए हैं, तब से वहाँ पे जो जनसंख्या है वो लगातार बढ़ने लग गई थी। ऐसे ही एशिया महाद्वीप में बागाती कृषि कार्य करने के लिए, बागानों में कृषि कार्य करने के लिए और संसाधनों की प्राप्ति के लिए बहुत सारे यूरोपीय जो लोग थे या यूरोपियन जो कंट्रीज थी, जैसे कि ब्रिटेन हो गया आपका, डच हो गए, फ्रांसीसी हो गए, स्पेन हो गए, पुर्तगाली हो गए, उन्होंने इस समय क्या किया? प्रवास किया दूसरे देशों का और वहाँ के जो संसाधन थे उनका भरपूर उपयोग किया, उनके संसाधनों का भरपूर उपयोग किया और अपने देशों में, यूरोप में उन संसाधनों को वो भेजते थे। जैसे कि भारत के संदर्भ में ही देख लो, ब्रिटेन ने क्या किया? भारत के संदर्भ में यहाँ के जो खनिज संसाधन थे, यहाँ के जो कृषि संसाधन थे, उनको अपने देश में भेजने का कार्य किया। मतलब
यहाँ से क्या किया, पलायन करवा दिया उन सामानों का, ठीक है। और लेकिन जो है बागायती कृषि कार्य करने के लिए जो लोग आए थे, उन लोगों के कारण यहाँ पे जनसंख्या भी बढ़ने लगी। और एशिया महाद्वीप तो शुरू से ही जनसंख्या का प्रमुख केंद्र रहा था, ठीक है। तो ये हमने बात की एक सामान्य वे में कि जो हमारा पूरा ग्लोब जो है, उस ग्लोब में आपके यूरोपीय देशों से जो प्रवास हुआ है दूसरे देशों में या दूसरे महाद्वीपों में, उन्हीं के द्वारा जनसंख्या का जो है, जनसंख्या की जो वृद्धि है वो देखने को मिली है। हालांकि उनसे पहले वहाँ पे जो जनसंख्या थी वो कम देखने को मिलती थी, वो जो वृद्धि दर थी उनकी वो भी कम देखने को मिलती थी, ठीक है। ये तो थी एक सामान्य सी बात। अब हम देख लेते हैं कि विश्व में, इसी क्रम में हम बढ़ते हैं आगे, थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं यहाँ से, ठीक है, और लिखते हैं। विश्व में अगर हम देखें तो विश्व में सभी महाद्वीपों में, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे एशिया हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे आपका यूरोप हो, विश्व में सभी महाद्वीपों में जनसंख्या वृद्धि दर क्या है, भिन्न भिन्न रही है। विश्व में सभी महाद्वीपों में जनसंख्या वृद्धि दर भिन्न भिन्न रही है। इसका कारण क्या था, वो कारण ये था, मैं लिख रहा हूं, देखिए इसके, क्योंकि सभी महाद्वीपों में वहाँ पाए जाने वाले जननांकिकीय सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक कारकों में भी भिन्नता देखने को मिलती है, भिन्नता देखने को मिलती है, ठीक है। जब ये भिन्नता यहाँ पे देखने को मिलती है तो इसीलिए इस भिन्नता के कारण जननांकिकीय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक कारकों की भिन्नता के कारण ही विश्व के सभी महाद्वीपों में अलग अलग जनवृद्धि देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है, अलग अलग जनवृद्धि देखने को मिलती है, जो वहाँ पाए जाने वाले देशों की जनवृद्धि को नियंत्रित भी करती है। ये कारक क्या करते हैं, और ये कारक ही यहाँ की जनवृद्धि को नियंत्रित करते हैं, ठीक है। तो ये तो बात हो गई नियंत्रण करने की, ठीक है। कौन से कारक नियंत्रण कर रहे हैं, जननांकिकीय कारक, आपके राजनीतिक कारक, आपके सामाजिक कारक, ठीक है। ये ऐसे कारक हैं जो आपकी जनवृद्धि को, विश्व की जनवृद्धि को क्या करते हैं, नियंत्रित भी करते हैं, ठीक है। इसी क्रम में यूरेशिया की अगर हम बात करें, विश्व में यूरेशिया प्रारंभ से ही जनवृद्धि का प्रमुख केंद्र रहा है, क्यों रहा है,
क्योंकि यहाँ पे जो आवश्यक जो दशाएं थी वो जनसंख्या वृद्धि के लिए अनुकूल थी। केंद्र रहा है, ठीक है। जबकि उत्तरी अमेरिका, ध्यान रखने की बात है, ध्यान से सुनना, उत्तरी अमेरिका एवं दक्षिणी अमेरिका न्यून जनवृद्धि के केंद्र थे, न्यून जनवृद्धि केंद्र थे, ठीक है। तो सर्वाधिक कहां पे रहा? यूरेशिया में हमको देखने को मिलता है जनवृद्धि का, और सबसे कम जो है वो आपके उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका में उस समय देखने को मिलता था। इन दोनों महाद्वीपों पर, कौन से दोनों महाद्वीप? उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। तो लिख लेते हैं, इन दोनों महाद्वीपों पर यूरोप से आए लोगों ने जनवृद्धि की, और उसके पश्चात यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि तीव्र गति से देखने को मिलने लगी, ठीक है। अगर हम देखें कि विश्व में जनसंख्या वृद्धि जो है वो सर्वाधिक रूप से कब से देखने को मिलती है, तो वो देखने को मिलती है 1650 ईस्वी में। कब से देखने को मिलती है? 1650 ईस्वी में। तो इसको भी हम लिख लेते हैं अभी। देखिए, जनसंख्या में, विश्व जनसंख्या लिखते हैं हम, विश्व जनसंख्या में तीव्र वृद्धि 1650 ईस्वी में हुई थी। सर्वाधिक वृद्धि की अगर हम बात करेंगे या तीव्र वृद्धि की हम बात करें तो इसको सर्वाधिक वृद्धि कर लेते हैं हम, सर्वाधिक वृद्धि। ठीक है, कब हुई? 1650 ईस्वी में हुई, ठीक है। इससे पूर्व, अगर हम इससे पूर्व की बात करें, इससे पूर्व 10 लाख वर्षों में मात्र 51 करोड़ जनसंख्या, 51 करोड़ लोग कुल जनसंख्या में बढ़े, कुल जनसंख्या में बढ़े। कितने करोड़? मात्र 51 करोड़ लोग जो है इस समय बढ़े। कुछ किताबों में आपके 50 करोड़ भी दिया हुआ है और कुछ किताबों में 51 करोड़ भी दिया हुआ है, तो आप इसको मध्य में मान के ले लो, 50 से 51 करोड़, ठीक है। लोगों की कुल संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए विश्व के सभी महाद्वीपों में विगत 250 वर्षों में जनसंख्या में तीव्र वृद्धि देखने को मिलती है। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि देखने को मिलती है। जो हमारे पिछले 250 वर्ष 250 वर्ष निकले हैं, उनमें सभी महाद्वीपों में लगभग सभी महाद्वीपों में विश्व के अधिक जनसंख्या वृद्धि देखने को मिली है, जिनमें हमारा एशिया सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
जिसमें हमारा एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप जनसंख्या में अधिक जो अपनी भूमिका निभाते हैं। तो इसी क्रम में हम आज सबसे पहले जिस महाद्वीप की बात करेंगे वो हमारा होगा एशिया महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप? एशिया महाद्वीप, ठीक है। और एशिया महाद्वीप के लिए जगह खाली कर देते हैं। ठीक है, तो अब हम करते हैं हमारे एशिया महाद्वीप के बारे में, जिसमें जनसंख्या वृद्धि में प्रादेशिक भिन्नता जो है वो किस प्रकार से देखने को मिलती है। ठीक है, तो देखिए हेडिंग डाल देते हैं एशिया। एशिया महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि में प्रादेशिक भिन्नता, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं एशिया की। विश्व में ज़्यादातर भूगोलवेताओं ने क्या किया है? एशिया को माना है मानव उत्पत्ति का केंद्र। किसकी उत्पत्ति का केंद्र माना है? मानव की उत्पत्ति का केंद्र आपके एशिया महाद्वीप को माना है। ठीक है, तो लिख देते हैं एशिया महाद्वीप मानव उत्पत्ति का केंद्र अनेक विद्वानों के द्वारा। विश्व के विभिन्न विद्वानों ने एशिया महाद्वीप को मानव उत्पत्ति का केंद्र माना है। मानव उत्पत्ति का केंद्र माना है। कल हमने बात भी की थी, मुख्य केंद्र अफ्रीका और गौण केंद्र हमारा एशिया। लेकिन यहाँ पर तो विद्वानों ने जो माना है वो केंद्र किसको माना है? हमारे एशिया को माना है। ठीक है, मानवोत्पत्ति का केंद्र माना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि प्रारंभ से ही एशिया प्रारंभ से ही जनसंख्या में सघन रहा है। ठीक है, तो सघन जनसंख्या के कारण ही इसको केंद्र माना था या बताया था आपके विद्वानों ने, भूगोलवेताओं ने। इसके विभिन्न विद्वानों ने जो कि भूगोलवेता थे। क्या थे? भूगोलवेता। उन भूगोलवेताओं ने एशिया महाद्वीप को मानव उत्पत्ति का केंद्र माना है। ठीक है, अब हम जनसंख्या प्रारूप की बात कर लेते हैं हमारे विश्व में। 1650 ईस्वी में एशिया महाद्वीप की जनसंख्या ठीक है, 1650 ईस्वी में एशिया महाद्वीप की जनसंख्या 324 मिलियन अनुमानित की गई थी, जो कि उस समय भी विश्व जनसंख्या का जो कि उस समय भी 1650 ईस्वी में भी विश्व जनसंख्या का 60% भाग थी। कितने प्रतिशत? 60% भाग
थी। हमारी एशिया की जो जनसंख्या उस समय थी वो थी 324 मिलियन, ठीक है, जो कि उस समय भी पूरे विश्व की जनसंख्या का 60% भाग थी, ठीक है। अगर हम इसी क्रम में जो क्या विश्व में सर्वाधिक थी, इस समय सर्वाधिक भी थी, यह भी लिख देते हैं, विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या, विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या इस समय हमारे एशिया महाद्वीप में देखने को मिलती थी, विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या, ठीक है। 1800 ईस्वी में अगर हम देखें, 1800 ईस्वी में जो है एशिया की, 1800 ईस्वी में एशिया महाद्वीप में 597 मिलियन जनसंख्या देखने को मिलती है। कब? 1800 में। 1650 के बाद 1800 ईस्वी में 597 मिलियन जनसंख्या हमको देखने को मिलती है, और इसके ठीक 100 वर्ष पश्चात 1900 में जो है जनसंख्या और भी तीव्र गति से आपके एशिया महाद्वीप में बढ़ी है, और वो बढ़ी है 915 मिलियन। कितनी बढ़ी 1900 में? 915 मिलियन जनसंख्या, 915 मिलियन जनसंख्या बढ़ी, जनसंख्या बढ़ी कहाँ? एशिया में, ठीक है। हमारे एशिया में 1900 ईस्वी में भी 915 मिलियन जनसंख्या बढ़ चुकी थी या हो चुकी थी, जो 1950 में इसके ठीक आधे में, सॉरी 1950 के बाद में 1900 के बाद में 1950, मतलब कि यहाँ से 100 वर्ष और फिर यहाँ से मात्र 50 वर्ष, ठीक है। तो 1900 में तो 915 मिलियन जनसंख्या बढ़ी, जब 1950 में 1377 मिलियन जनसंख्या हो गई। 1377 मिलियन जनसंख्या एशिया में हो गई, एशिया में थी, ठीक है। 1950 में 1377 मिलियन हो गई, और अगर हम देखें 1950 से लेकर वर्तमान में 2001 तक, 1950 से 2001 तक एशिया महाद्वीप में जनसंख्या विस्फोट माना जाता है, जनसंख्या विस्फोट माना जाता है। क्या माना जाता है? जनसंख्या विस्फोट या जनसंख्या की तीव्र वृद्धि, तीव्र वृद्धि इस समय एशिया में देखने को मिली थी, और यह वही समय काल है हमारे भारत के लिए भी। 1970 में 70-80 के दौरान हमारे भारत में भी जनसंख्या विस्फोट जो है यहाँ देखने को मिलता है, ठीक है। इसी क्रम में अगर हम आगे बढ़े तो 2001 में 3270, कितनी 3700, इसको मिटा देते हैं यहाँ से, इसी क्रम में 2001 में एशिया की जनसंख्या 3720 मिलियन हो गई, 3720 मिलियन हो गई। और जो लेटेस्ट आंकड़े हमारे पास में आते हैं सन 2011 के, हालांकि 2021 के आंकड़े आ चुके हैं, लेकिन जो हमारी किताबों में चल रहे हैं वो 2011 के आंकड़े हैं। तो 2011 के अनुसार
एशिया की कुल जनसंख्या, एशिया की कुल जनसंख्या 4216 मिलियन 4216 मिलियन हो चुकी है। ये तो 10 वर्ष पहले के आंकड़े हैं हमारे पास में, 2011 के। सोचो 10 वर्ष पश्चात अब कितने जो है हमारे पास में जनसंख्या एशिया की हो चुकी है। हालांकि एशिया के दो देश जापान और चीन ने जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित किया है, जिनमें जापान प्रथम स्थान रखता है जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रण करने में। ठीक है, क्यों ये जनसंख्या क्यों बढ़ी हमारे एशिया महाद्वीप में? क्योंकि इस समय एशिया महाद्वीप में जो क्या है, मृत्यु दर कम देखने को मिलती है। मृत्यु दर कम देखने को मिलती है क्योंकि इस समय एशिया में मृत्यु दर कम देखने को मिलती है, कम देखने को मिलती है। जबकि जन्म दर अधिक है। जन्म दर अधिक है, जैसे कुछ 3-4 देशों के तो नाम बता देता हूं मैं आपको उदाहरण के लिए। पाकिस्तान एशिया में सर्वाधिक जन्म दर अभी इसी की है 2011 के आंकड़ों के अनुसार। पाकिस्तान, भारत, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, ये अधिक जन्म दर वाले देशों में गिने जाते हैं एशिया महाद्वीप में। और सबसे कम जन्म दर वाला देश जापान है। एशिया में सबसे कम जन्म दर सुधार जापान में है। कहाँ है? जापान में। अब देखो ये जो है जन्म दर क्यों बढ़ी है यहाँ पे एशिया के इन देशों में, उसकी हम बात कर लेते हैं। कि जनसंख्या क्यों बढ़ रही है, जन्म दर क्यों बढ़ रही है एशिया में, उसकी हम बात कर लेते हैं। इस समय एशिया में कृषि क्रांति के कारण खाद्यान्न उत्पादन में तीव्र गति से खाद्यान्न उत्पादन में कृषि क्रांति के कारण खाद्यान्न उत्पादन में तीव्र गति से वृद्धि हुई, जिसके फलस्वरूप लोगों को आसानी से जिसके फलस्वरूप लोगों को आसानी से भोजन की प्राप्ति हुई। ठीक है, प्राप्ति हुई। इसके अलावा इसी समय
औद्योगिकरण श्रेष्ठ चिकित्सा सुविधाएं, वैज्ञानिक पद्धतियां, तकनीकी सुधार, ठीक है, आदि देखने को मिले थे, आदि देखने को मिले। इसके अलावा नगरीकरण विकास, रोजगार उपलब्धता, और अन्य मूलभूत सुविधाएं बढ़ने के कारण एशिया महाद्वीप की जो जनसंख्या है वो अधिक देखने को मिलती है। ये तो एशिया महाद्वीप की एक विशेष रूप से बात हो गई। अब एशिया महाद्वीप में जो देश हैं जहाँ पे वर्तमान में जो जनसंख्या स्वरूप देखने को मिलता है, तो दक्षिणी एशिया में आपका भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये ऐसे देश है जहाँ पे जनसंख्या का जो प्रारूप है वो अधिक मात्रा में देखने को मिलता है, जनसंख्या वृद्धि अधिक देखने को मिलती है। जबकि आपके जापान एशिया का एकमात्र विकसित राष्ट्र है जहाँ जनसंख्या नियंत्रण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जो कि आगे चलकर आगामी वर्षों में, अभी तो नियंत्रण पा लिया है उसने, आगामी वर्षों में जो है जनसंख्या पे और अधिक उसका नियंत्रण हो जाएगा। जिसके साथ में चीन भी, जापान और चीन दोनों ही हम ऐड कर सकते हैं, जापान और चीन दोनों ही जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने में लगे हुए हैं। इसी क्रम में हमारा भारत है, वो भी प्रयास कर रहा है जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने में, ठीक है। इसी के साथ में जो है हमारा एशिया का जनसंख्या वृद्धि में जो प्रादेशिक भिन्नता हमको देखने को मिलती है पूरे विश्व के संदर्भ में, वो हमारा टॉपिक पूरा होता है। इसी क्रम में अगर हम एशिया में देखें तो कुछ देशों में जो है जनसंख्या वृद्धि अधिक देखने को मिलती है, कुछ देशों में जनसंख्या वृद्धि कम देखने को मिलती है, ठीक है। अगर हम जन्म दर की बात करें तो एशिया के पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, इंडोनेशिया जैसे देशों में जन्म दर अधिक देखने को मिलती है। हालांकि विगत कुछ वर्षों में क्या है, कुछ नियंत्रण करने के प्रयास किए गए हैं, लेकिन फिर भी जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। तो इस बढ़ती जनसंख्या का नियंत्रण करने पर जो है अभी और जो है उपाय अपनाने पड़ेंगे। इसके अलावा भारत जैसे देश, आपके इंडोनेशिया जैसे देश या बांग्लादेश जैसे देश जो है उनमें, और पाकिस्तान जैसे देश जो है उनमें तकनीकी के आने के कारण जो है और स्वास्थ्य सुविधाओं में बढ़ोतरी के कारण मृत्यु दर में कमी आई है। किसमें कमी आई है? मृत्यु दर में कमी आई है। और इसी मृत्यु दर में आई कमी के कारण वर्तमान में जो है हमको जनसंख्या वृद्धि या जन्म दर में वृद्धि देखने को मिल रही है। किसमें वृद्धि देखने को मिल रही है? जन्म दर में वृद्धि हमको देखने को मिल रही है। किसके संदर्भ में? दूसरे महाद्वीपों के संदर्भ में अगर हम बात करें तो वर्तमान में एशिया महाद्वीप की जो जनसंख्या है पूरे विश्व की जनसंख्या का 60% भाग देखने को मिलती है। कितने प्रतिशत? 60% जो भाग है वो आपकी विश्व की जनसंख्या का हमको देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है वो हमारा एशिया महाद्वीप जनसंख्या वृद्धि में प्रादेशिक भिन्नता रखता है। क्या रखता है? जनसंख्या वृद्धि में प्रादेशिक भिन्नता। एशिया के बाद में हम जिस महाद्वीप की बात करेंगे वो होगा हमारा यूरोप महाद्वीप।
कौन सा महाद्वीप? यूरोप महाद्वीप। तो हम यूरोप महाद्वीप की बात करते हैं। कौन से महाद्वीप की? यूरोप महाद्वीप की। ठीक है, जो विश्व का सर्वाधिक विकसित महाद्वीप है। हम बात करते हैं यूरोप महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप की। विश्व का सबसे विकसित एवं सुविधा संपन्न, संसाधन संपन्न नहीं बोलेंगे, सुविधा संपन्न बोलेंगे, सुविधा संपन्न, सुविधा संपन्न महाद्वीप कौन सा है? यूरोप महाद्वीप। क्योंकि यूरोप के कुछ देशों ने विश्व के ज्यादातर देशों पे क्या किया है? राज किया है, शासन किया है। ठीक है, तो इसके बारे में जो है हम विस्तार पूर्वक बात कल करेंगे। कब करेंगे? कल।